आज मैं हूं जीजेसी की पीएमआई समिट में, जहां पर हमारे साथ जीजेसी के तमाम डायरेक्टर्स, कमेटी के मेंबर सब मौजूद है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर और कन्वीनर वगैरह सब मौजूद है। शुरुआत श्याम सर आपसे मैं शुरू करूंगा। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि भाव जिस तरह से ऊपर आ चुके हैं, 70,000 के ऊपर मजबूती से सोना टिका हुआ है, क्या उसका असर इस मैन्युफैक्चरिंग मीट पर हुआ है क्या? 42 एग्जिबिटर्स गोवा के अंदर हयात में हम सारे इंडिया से असेंबल हुए हैं और 200 से ऊपर विजिटर्स इधर आए हैं, माल सिलेक्ट किया है, नई ज्वेलरी देखी है और 1-to-1 रिलेशन सब मैन्युफैक्चरर्स के साथ इंडिया के टॉप रिटेलर्स का बना है इस प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया मीट ऑर्गेनाइज्ड बाय जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। आप कभी भी देखेंगे विश्व मोहन जी कि जब भी सोने का भाव बढ़ता है तभी लोगों की रुचि सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट से और डिज़ाइन फॉर्मेट से और बढ़ती है, और कभी भी अप्रिशिएटिंग वैल्यू के अंदर ही लोग इन्वेस्ट करने के अंदर पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है सोना भी 70,000 75,000 विद जीएसटी जो भाव है बहुत ही बराबर और अच्छा भाव है। 1,500 रुपये की मंदी भाव के अंदर आ सकती है, लेकिन वो टेम्पररी रहेगी। आने वाले 2 सालों के अंदर हमारे जितने दर्शकों हैं उनको 1 लाख का भाव दिखेगा। आज भी ये बाइंग करें गोल्ड के अंदर तो भी आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर उनको कम से कम 12 से 14% रिटर्न्स हर साल मिलेंगे। तो आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड इतना ही लुक्रेटिव रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है हमारा जेम एंड ज्वेलरी का, वो आने वाले टाइम के अंदर 4 फोल्ड्स बढ़ेगा। जो मेड इन इंडिया का जो तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। 40 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स है जिसके अंदर 5 to 6 बिलियन ही गोल्ड ज्वेलरी हो रही है, बाकी डायमंड्स हो रही है, वो आने वाले टाइम के अंदर 7 to 9 बिलियन डॉलर्स आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर होगी। और हमारे मैन्युफैक्चरर इंटरनेशनल मशीनरी, हैंडमेड हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी बहुत जोर से अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का माल बना रहे हैं और वही हमारे रिटेलर्स को दे रहे हैं। ओके मदन जी, किस तरह का यहाँ पे कारोबार हुआ है मैन्युफैक्चरिंग मीट में? अगर नंबर्स में अगर उसे क्वांटिफाई कुछ कर पाएं, कितना कारोबार हुआ होगा ये 3 दिनों के समिट में? इन 3 दिनों के समिट के अंदर करीब करीब 2 टन के आसपास कारोबार हुआ है। गोल्ड का, सिर्फ गोल्ड का या ओवरऑल? ओवरऑल गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड ही है, मैक्सिमम गोल्ड है और कुछ डायमंड है। ओके। तो हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा जो नेटवर्किंग जो गोवा में हुआ है और इतना भाव बढ़ने के बाद भी लोगों ने अपनी अपनी रुचि बताई है बिजनेस के अंदर, वो बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। और ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सोने का बिजनेस कभी कम होगा। ये हमेशा बढ़ता है रहेगा। और हिंदुस्तान जो है और हिंदुस्तान की जो लेडीज है, औरतें, वो सारे सोने से बहुत प्रेमी हैं। तो ये सोना जो हिंदुस्तान को जितना मजबूत करता है वो कोई चीज़ उसको मजबूत नहीं कर पाएगी। ओके, यानी गोल्ड जो लोगों की प्रेफरेंस है वो बनी रहेगी। और भाव इतना होने के बाद भी जो B2B जो ये पूरा समिट है, इसमें काफ़ी अच्छी डील्स हुई है। इनको लग रहा है कि काफ़ी बड़े स्केल पर यहाँ पर कारोबार हुआ है। आप बताइए राजेश जी, क्या लग रहा है, किस तरह का रिस्पांस लोगों में है? भाव का कोई असर नहीं है? लोग फिर आगे आने वाले त्योहारी सीजन की तैयारी में जुटे हैं, होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स? बिल्कुल विश्व मोहन जी, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का ये प्रीफर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया, ये जो प्रोग्राम है यूनिक प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में जो नेटवर्किंग होती है रिटेलर्स की और होलसेलर्स की, एक ऐसे माहौल में होती है जहां वो दोनों विन विन परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, अपने टर्म्स फिक्स करते हैं, डिज़ाइंस को लेके ऑलवेज उनको हरदम अपडेट होना पड़ता है। तो वो अपडेटेशन यहाँ ईजी वे से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर नेटवर्किंग मैंने तो कहीं देखी नहीं है। और ऑलवेज रिटेलर हो या एग्जीबिटर हो, यहाँ पे हमारे पास वेटिंग लिस्ट रहती है और इस बार भी काफ़ी अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट है। और इसके साथ साथ हम लोग ने ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के आने वाले 4 से 5 जो पीएमआई है वो भी हमने कल डिक्लेयर कर दी है। इस वजह से सभी ने पहले से इसमें बुकिंग कर ली है। और मैं तो हर बार कहता हूं कि गोवा एक पीएमआई का जब हम लोग गोवा में किए उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। और गोवा में आने के लिए ऑलवेज रिटेलर भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बिजनेस स्ट्रेस वाला बिजनेस है। कहीं ना कहीं कमोडिटी हमारी इतनी महंगी होने के कारण, इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण से स्ट्रेस रहता है ऑलवेज।
तो एक अच्छे माहौल में बिजनेस करके खुशी खुशी आप अपना बिजनेस भी बढ़ाइए और अपना यहाँ आके थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाइए। यही एक मुद्दा सोच के हम लोग ने गोवा प्लान किया था। आप बताइए चेतन भाई, आपको क्या लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ऊंचे भाव पर डिमांड पर कुछ असर हुआ है, या एज यूजुअल बिजनेस चल रहा है, या लोगों का रुझान भाव बढ़ने से और ज़्यादा हो गया, गोल्ड में उनकी दिलचस्पी और ज़्यादा हो गई है? शुभम जी, रेट से, सोने के भाव बढ़ने से कभी भी बिजनेस को असर कभी नहीं आया है। टेम्पररी एक स्पीड ब्रेकर जैसा आता है कि अचानक से रेट अगर बढ़ गया, लेकिन तो जरूर आया होगा। हाँ, तो थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन वो सेटल हो जाता है। मैं आज इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि हर बढ़ता भाव हमें 10,000 का भाव भी तो इतना महंगा लग रहा था, तो हमने तो 10,000 के भाव में उससे भी ज़्यादा बड़ा व्यापार किया। तो ये जो सफ़र है भाव बढ़ने की, ये एक ऐसी सफ़र रही है कि विन विन सिचुएशन हमारे लिए भी बनती है, कस्टमरों के लिए भी बनती है कि उनकी इन्वेंट्री की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो भाव बढ़ने से कंज्यूमर का भी फ़ायदा है और ज्वेलर्स का भी फ़ायदा है, और इससे बिजनेस बड़ा है, कभी घटा नहीं है। बिल्कुल, इससे भरोसा भी बढ़ता है। आइए कुछ स्टोर्स वगैरह का भी जायजा लेते हैं, किस तरह का रिस्पांस है, इससे पता लगेगा कि ग्राहकी किस तरह की हो रही है। तो आप यहाँ पर मैं आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ की जो स्टोर्स है, ज़्यादातर स्टोर्स में ग्राहक यहाँ पर भरे हुए हैं। तमाम लोग कहते हैं कि ऊंचे भाव का यहाँ पर असर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्राहकी पर कोई असर नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार ग्राहक भी बैठे हुए और नए डील्स भी यहाँ पर हो रहे हैं। ये तो B2B का ये हाल है, तो रिटेल में आगे क्या होगा, ये रिस्पॉन्स और फेस्टिवल सीजन के बाद पता लगेगा। लेकिन भाव का यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ है, ये तमाम ज्वेलर्स भी कह रहे हैं और ऐसा स्टोर्स के जरिए भी देखने को मिला है। धीरे धीरे चलते हैं। सर, अब भाव को लेकर बताइए, लोगों के मन में आपने 1 लाख तक के टारगेट दे दिया, आपको क्या लग रहा है, क्यों 1 लाख रुपए सोना जा सकता है? देखिए, आप क्या कहेंगे? $2312 है, $2380, $2420 होके वापस भाव नीचे आया, लेकिन ये टेम्पररी फेज है। $2260 के आसपास भी गोल्ड आ सकता है। फेड ने सोचा था अपने रेट्स को घटाएगा, लेकिन रेट्स नहीं घटा रहा है जो फेड के रेट्स हैं। लेकिन उससे इतना लॉजिकल असर अभी जब ये अनाउंस करता है बार बार कि अभी हम लोग जो रेट कटिंग है अभी नहीं करनी है, हमें रेट कटिंग नहीं करनी है, उस टाइम पे $10-20 का भाव थोड़ा कभी भी घटता है या कटता है। लेकिन गोल्ड के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं आज भी कि अगर ये हल्का सा घटता भी है तो भी इसके अंदर बाइंग बहुत अच्छी तरह आ जाती है। हेज फंड से आ जाती है, डोमेस्टिक बाइंग के अंदर आ जाती है, इंटरनेशनल बाइंग कंज्यूमर्स में आ जाती है। चाइना ने बाइंग अगर टेम्पररी स्टॉप की है, लेकिन वो ये भी समझ गया है कि डॉलर के सामने अगर वो गोल्ड खरीदेगा तो ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन में रहेगा और आगे जाके उसकी ग्रोथ रहेगी चाइना एज अ येन, एज अ करेंसी। तो वो सारे पैरामीटर, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अगर आज रुके भी हैं तो भी 58 कंट्रीज़ के अंदर जो इलेक्शंस थे, कुछ कंट्रीज़ में इलेक्शन हो गए, लेकिन यूएस का इलेक्शन आज इस साल के एंड में है और उस टाइम पे मैक्सिमम वॉलेटिलिटी रहती है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि भाव इस साल के एंड में $2500 to $2600 के करीब रहेंगे और 78 to 80,000 जाएंगे। टेम्पररी नीचे गया तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये भाव के अंदर अच्छी तेज़ी रहेगी, जिससे हर कंज्यूमर जो बाय करेगा उसको 10 से 12% के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर बेनिफिट रहेगा। PMI के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरर मीट इंडिया की मीट है, इसके अंदर हम 200 कस्टमर्स को फ्लाइट की टिकट और स्टे दोनों देते हैं, जिसके वजह से एक लेजर और एक अच्छा माहौल बनता है यहाँ पर बाइंग का। ओके, लेकिन भाव को लेकर सैम कह रहे हैं कि उनको लगता है कि इस साल 78,000 से 80,000 रुपए तक भी सोना जा सकता है। वजह है कि जिस तरह से इलेक्शन है, यूएस के इलेक्शन है, इस समय में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, अस्थिरता रहती है, तो भले ही आपको हो सकता है कि इस भाव पे आप सही सटीक खरीदारी ना कर पाए, हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ से 10-12% दाम बढ़ने ही वाले हैं, ऐसा इनको लगता है। मदन जी, आपको भाव को लेकर क्या लग रहा है? लंबा अनुभव है, किस तरह की चाल यहाँ से दिख रही है आपको गोल्ड में? सोने का भाव तो हमेशा बढ़ते ही रहेगा, तो क्या इस भाव पे खरीदें? किसी भी भाव में खरीदना चाहिए। ओके, ये आप बताइए। एक छोटा सा, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम कभी कभी स्पीड में चलाते हैं तो एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आ जाता है, जो हमारे वो स्पीड ब्रेकर एक बोलते हैं 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए आ जाता है, तो वो आखिर सोना के भाव तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। ओके, राजेश जी आप बताएं। बिल्कुल, हम तो हरदम सोने के भाव को लेके ऑलवेज बुलिश ही थे और आपने देखा होगा जो हम लोग ने टारगेट दिए वो पूरे हुए हैं। नो डाउट कभी कभी अगर $50-100 की अगर थोड़ी सी मंदी आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि भाव काफ़ी नीचे आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मुझे लगता है $2400-$2450 जाके अगर $2300 कुछ डॉलर के आसपास अगर आज गोल्ड है, तो ये कहूँगा दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये सही समय है खरीदने के लिए।
हो सकता है और अगर मैं रुपीज़ में पकड़ूँ तो 1000-2000 का रेट नीचे आ जाए, लेकिन वो ऑलवेज डीप रेट कभी भी हाथ में पकड़ में आता नहीं है। तो रेट की तरफ न देखते हुए गोल्ड ने ऑलवेज सभी को मतलब माला माल किया है, तो ऑलवेज खरीदना चाहिए, मेरा यही सलाह रहता है। और रिटेल में भी हमारी जो इंडियन कम्युनिटी में इतना ज़्यादा गोल्ड के प्रति विश्वास बैठा है कि वो कभी भी रुपयों से या और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से अच्छा वो ऑलवेज रुपयों को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और ये एक खास बात केवल इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हो गया। डॉलराइजेशन सब जगह हो रहा है। अब रशिया में जिस तरीके से प्रतिबंध लगे हैं, तो प्रतिबंध के कारण वो भी इंटरनेशनल करेंसी अगर गोल्ड को ही मानते हैं तो गोल्ड में ही वो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। नो डाउट, जैसे कि चाइना ने अभी कुछ दिन के लिए खरीदारी बंद की, लेकिन फिर से खरीदारी शुरू कर देंगे तो एक नया फिर से टारगेट आपके सामने आ जाएगा गोल्ड में। और यूनिवर्सल मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती है गोल्ड को। जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑलवेज कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट बना हुआ रहता ही है, और साथ ही इकोनॉमी भी काफ़ी इसमें मायना रखती है। तो सब तरफ से देखते हैं तो गोल्ड ऑलवेज बुलिश साइड ही रहता है। इसलिए हम तो ऑलवेज बताते भी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि गोल्ड जो भी रेट है आपने ऑलवेज इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चेतन भाई, अब ये दो एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं, तीनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गोल्ड में यहाँ से और तेजी दिखती है। ये जो भी यहाँ पे गिरावट है एक खरीदारी का के लिए मौका है, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करें, अभी खरीदे या रुके थोड़ा? देखिए, सोना हर भाव में खरीदना चाहिए, क्योंकि हर भाव में खरीदा हुआ सोना कल उसको सस्ता लगने वाला है। सोने की चाल हमेशा ऐसी रहती है। अभी आपने बताया कि इंडिया में सेल्स बढ़ती क्यों है, सोने की इतनी रुचि क्यों है? क्योंकि जिसे आप ये जितने शोज़ आपने देखे, दिस इज़ द प्रीमियम शो। आज तक के जितने भी शो, मैं वर्ल्ड वाइड शो करता हूँ, लेकिन जैसे दिस इज़ द मोस्ट प्रीमियम शो। मैं 14 साल से PMI का पार्टिसिपेंट हूँ। आज मैं साल 2 साल से मैं कन्वेनर भी हुई शो का। तो आज आप देखेंगे कि जिस लेवल की ज्वेलरी इंडिया पे बनती है और लोगों की जो रुचि ज्वेलरी के प्रति जो बढ़ी है, उसकी वजह है ये इंडिया के ऐसे टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स की वो चीज़। देखिए, कभी मारुति बिकती थी, आज मर्सिडीज से उससे ज़्यादा बिकती है। तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इतना महंगा है सोना। लोगों को चाहिए कि उसको ऐसी चीज़ मिले। लोग कोई भी भाव में कुछ भी खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो लोगों को चाहिए अच्छी चीज़, अच्छी डिज़ाइन। और हमारी इंडस्ट्री में, स्पेशली इंडिया में, हमारे अच्छे से अच्छे मैन्युफैक्चरर जिन्होंने लाजवाब डिज़ाइन बनाते हैं, तो लोगों की रुचि भी ज्वेलरी में बहुत बड़ी है। तो आप सोने के भाव की बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट चलाते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा अगर इंडिया के बारे में तो डेफिनेटली ये डिज़ाइनिंग की दुनिया है। और यहाँ से न केवल हम डोमेस्टिक बेचते हैं, हम वर्ल्ड वाइड यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, यानी यहाँ से जो डिजाइन और यूनिकनेस जो है इस मार्केट की, वो इस मार्केट को आगे लेकर जाएगी और उसका फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। अब चांदी की बात करते हैं, चांदी भी काफी चर्चा में है। क्या लग रहा है सैम जी, आपको चांदी की चाल यहाँ से किस तरफ जाती दिख रही है, किस तरह की तेजी दिख रही है और क्यों? देखिए, चांदी अभी थोड़ा सा घटा है, लेकिन चांदी के अंदर जो पहले जो गोल्ड और सिल्वर दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे फोर्स में जाते थे। गोल्ड जिस स्पीड से आगे बढ़ा है उस स्पीड से चांदी आगे नहीं गई है। जो भाव अभी नीचे आए हैं, $30 के आसपास आए हैं। अगर चांदी का आप देखेंगे 2011 में $49 हुआ था चांदी, और अभी अगर ये थोड़ा सा भाव घटा है, जो जैसे कि अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी ईज अभी हुई है, थोड़ा सा मान लो रुपी वीक हुआ, लेकिन आज डी-डॉलराइजेशन के अंदर भी लोग अभी फिर भी डॉलर के अंदर थोड़ा भरोसा अभी भी रख रहे हैं। इस हिसाब से थोड़ा सा चांदी की स्पीड से वापस अभी 90,000 तक पहुंचा है, वापस 93-94 तक जाना चाहिए था। लेकिन ये टेम्पररी फेज़ है 15 जुलाई के आसपास, जहां तक थोड़ा सा चांदी प्रेशर में रहेगा। लेकिन आने वाला साल का जो अंत है उसके अंदर चांदी की जो स्पीड है वो वापस आपको बरकरार होते हुए दिखेगी। साल का एंड आपको 1,20,000 के आसपास तक का चांदी का दिखेगा, और अगले साल एंड जो है 2025 का, वो 1.5 लाख के आसपास चांदी दिख सकती है आपको। क्योंकि चांदी के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, जो चाइना का इंडस्ट्रियल यूज़ है, इंडिया के अंदर है। जो ज्वेलरी बन रही है गोल्ड की थोड़ी सी महंगी होने के कारण, अभी आज कुछ तबके के लोग हैं जो गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी पहन रहे हैं छोटे गाँव के अंदर। चांदी के बर्तन भी लोग अच्छी तरह बाय इतनी स्पीड से कर रहे हैं। तो चांदी की ओवरऑल डिमांड इतनी बराबर है, और जो लोगों को आज 2011 से लेके 12 साल का तब करना पड़ा, जब 90-80 हज़ार के भाव आए थे, उसके बाद अभी फिर से ये भाव आए हैं। मुझे लगता है कि अभी कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन मिलेगी और कम से कम 30-40% का रिटर्न्स आने के शंका है ये साल और अगले साल एंड तक। चांदी के अंदर चांदी गोल्ड से ज़्यादा बुलिश रहेगा और उसकी रिटर्न्स भी बेटर रहेगी। ETF चांदी हो गया, चांदी के बार्स हो गए, चांदी के बर्तन हो गए, वो खरीदी करके
जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बाय करके रखने चाहिए और आने वाले टाइम के अंदर इसका जो तेजी आएगा उसका फ़ायदा लेना चाहिए। यानी चांदी में आपको बड़ी तेजी लगती है और 1.5-2 सालों में 1.5 लाख रुपए तक भी चांदी जा सकती है। आपको क्या लगता है? ट्रिगर को तो काफ़ी बातचीत हो गई क्योंकि हम चौथे साल लगातार डेफिसिट में है, रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल बाइंग है चांदी की, और साथ ही जिस तरह से दायरा बढ़ रहा है चांदी का, तो अगर तो भाव को कहाँ तक लेकर जाएंगे? आपको भी लग रहा है लाख और 1.5 लाख अब बिल्कुल मैं सहमत हूँ हमारे चेयरमैन संयम जी के बातों से। और एक खास बात है, एक सोलार इंडस्ट्री भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और सोलार, ये तीनों इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी सिल्वर का बड़ा है और भविष्य सोलार का ही है। आप देखेंगे पैनल जो बनते हैं सोलार में, उसमें सिल्वर यूज़ होती है। और ये कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री में भी, ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी बर्तनों का एक अलग फिर से मिडिल क्लास वगैरह में भी अब कोई भी चाहता है कि हमारे यहाँ किसी का बर्थडे हो या किसी के कोई त्योहार हो तो उसमें नैवेद्य निकालना है या पूजा की थाली, तो ये एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ इस वजह से रेंज। हाँ, तो हाँ, कुछ लोग ज्वेलरी में इस्तेमाल करते थे, क्वाइन और पूजा तक सीमित थी, अब घर घर किचन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। तो भाव पे सीधा बात करते हैं, भाव बताइए कहाँ तक जा सकती है? भाव तो मुझे लगता है इसी साल 1.25 लाख के आसपास बिल्कुल चांदी होना ही होना है, क्योंकि चांदी का $48 का एक हाई बन चुका है बहुत पहले, और उसके बाद वो हिट नहीं हुआ है काफ़ी दिनों से। तो नया टारगेट, नया एक रिकॉर्ड बनने की पूरी संभावना है। इस बार शायद $50 इंटरनेशनली अगर जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, और ऐसा देखता है तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में अगर सिल्वर रहती है तो एक मामूली बात होगी मुझे। ओके, चेतन भाई आप सहमत है? आपको लग रहा है इन दोनों एक्सपर्ट से? बिल्कुल, दोनों एक्सपर्ट हमारे बहुत मनोमंथन करते हैं, हमारी इस बारे में चर्चा भी होती है। तो 1.5-1.25 लाख तक भाव डेफिनेटली जाएगा। आपको खरीदना होगा तो किस भाव पे खरीदेंगे चांदी? देखिए, मैं सोने का कारोबारी हूँ और नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पोर्टफोलियो में कुछ भी आप रख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, सोना और चांदी किसी के भाव में अगर आज खरीदेंगे, कल उसमें आप मुनाफा ही पाएंगे। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी यहाँ पे हमेशा फायदेमंद रहती है अगर लंबी अवधि के लिए आप खरीदते हैं। मदन भाई, अब आपसे मैं लैब डायमंड के बारे में बात करूंगा। लैब डायमंड एक पैरेलल, एक ऐसा मार्केट होता जा रहा है, नेचुरल के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है, सरकार भी प्रमोट कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस मार्केट को लेकर है वो रीसेल वैल्यू को लेकर, वो नहीं है। आप क्या खरीदे? अगर आपने तो रीसेल वैल्यू के हिसाब से आपने कुछ दे दिया, लेकिन बाकी जगह कहाँ जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि लोग रीसेल करेंगे तो वो जो सोच रहे हैं कि हमने रियल खरीदा है नेचुरल, अब नेचुरल भी बेचने जाओ तो उतनी की उतनी वैल्यू नहीं आती है। क्यों? डायमंड के दाम जब ऊपर जाएंगे तो डायमंड के हिसाब से तो वैल्यू लॉस तो उसमें भी होता है, 20% का जो लॉस है वो उसमें भी होता है, वो इसी में भी है, दोनों में लॉस है। अगर मैं 1 लाख का अगर यहाँ पर कोई भी लैब डायमंड खरीद कर लेके जाता हूँ तो कितनी वैल्यू रीसेल में मैं आऊँगा? 1 लाख का माल वापस से आप ही को बेचने, आप ही के स्टोर से खरीदा तो आप कितना देंगे? 75,000। 25% कट करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, लैब डायमंड का मार्केट आगे कैसा रहने वाला है? लैब मार्केट बहुत अच्छा रहने वाला है। लैब इसलिए अच्छा रहने वाला है कि एक हर मिडिल क्लास का इंसान हीरा नहीं खरीद सकता है, तो उसके लिए एक हीरे खरीदने की एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप एक ज्वेलर के तौर पे नहीं, एक जीजेसी के चेयरमैन के तौर पे क्या लग रहा है, लैब ग्रोन के मार्केट को प्रमोट करना चाहिए या नहीं, या नेचुरल पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड दोनों की अलग मार्केट्स हैं। आप भी हम बोलेंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि लैब ग्रोन मतलब डुप्लीकेट है। आज ये टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह है, वो भी रियल है और रियल बेबी भी रियल है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। दूसरी बात, आज अगर 100 रुपीज़ का आपको नेचुरल डायमंड मिलता है तो लैब ग्रोन आपको मिल रहा है 3 रुपीज़ के अंदर। दूसरी बात कि आज अगर रीसेल वैल्यू है, रीसेल वैल्यू जिससे बाय करो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जिस रिटेल स्टोर के अंदर आप जाके अपना लैब ग्रोन डायमंड खरीदेंगे, अगर उसने 100 रुपये का माल बेचा है और वो आपके बायबैक देता है कोई 15%, कोई 20%, कोई 10%, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस किस आदमी से आपने रिटेल स्टोर से खरीदा है। दूसरी बात, नेचुरल डायमंड के अंदर भी अगर आप बाय करेंगे ना, उसके अंदर भी किससे आपने खरीदा है वो बायबैक डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो मुझे लगता है दोनों के पैरेलल मार्केट है। अगर लैब ग्रोन आया है तो नेचुरल डायमंड को 5 to 8% की हिट पड़ेगी, लेकिन नेचुरल डायमंड के लिए भी अलग कस्टमर्स हैं, अलग तबका है सोसाइटी का जो नेचुरल डायमंड्स खरीदता है, और जो कॉलेज गोइंग किड्स हो गए, मान लो छोटे गांव के लोग हो गए, जिनका पे पॉकेट साइज, डीप पॉकेट्स नहीं है, वो भी आज लैब ग्रोन पेन के रियल डायमंड का आनंद उठा सकते हैं, और एक नेकेड आई को पता नहीं लगेगा कि ये नेचुरल है कि लैब ग्रोन है। आपसे राजेश जी मैं एक सवाल करूंगा, डायमंड की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, गोल्ड के भाव तो हम आपके भी वेबसाइट, जो जीजेसी की वेबसाइट है वहाँ से भी देख लेता हूँ, और बाकी भी एसोसिएशन डालते हैं,
वो डीलर के भाव है, 1-2% चलिए मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है रिटेल में जो खरीदने जा रहा है उनके लिए, लेकिन डायमंड का भाव मैं कहाँ खरीदूँ? अब 2 की चीज़ अगर मुझे 200 में बेच रहे हैं कि 1 रुपये में बेच रहे हैं, इसका पता कैसे लगेगा? नहीं, ऑलरेडी देखिए रेट जो है रेपो पॉट में ऑलरेडी आते हैं और ये करीब करीब सभी ज्वेलर्स अपने कस्टमर सर, मैंने लैब ग्रोन के रेट्स कहीं नहीं देखे हैं, ये तो आप अपने हिसाब से तय कर पाएंगे। हाँ, मैं लैब ग्रोन का तो वैसे ही काफ़ी डिस्काउंटेड चल रहा है। और आपने एक सवाल इसके पहले जो किया था कि दोनों का मार्केट के ऊपर अलग की ये आने वजह से क्या होगा, मैं ये कहूँगा कि नेचुरल डायमंड और प्रीमियम हो गया, नेचुरल डायमंड का एक अलग मार्केट रेडी हो गया। और ये जो डायमंड जो आप लैब ग्रोन की बात कर रहे हैं उसका एक नया क्लाइंटल जो जिसके पॉकेट में नहीं बैठता था वो सब हमारे पास नए फ्लॉन्ट और दिखाने के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं है जो गोल्ड और सिल्वर के अंदर मिलती है, ये आप मानते हैं? नहीं लैब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट देखिए, हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट से ही नहीं देखा जाता, कुछ यूज़ के लिए भी होती है। अगर हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आज एक कैरेट का डायमंड अगर मैं ले रहा हूँ 5 लाख रुपए का आ रहा है और मुझे यहाँ 40,000 में या 30,000 में मिल रहा है, तो मैं तो चाहूँगा कि मैं आज शौक मेरा पूरा करूँ। तो हर एक का एक अलग अलग मार्केट है। जिस तरीके से सोने का मार्केट और चांदी का अलग अलग है। आप देखते होंगे कि कई जगह सोने का आज वैल्यू अगर 75,000 है, वही कुछ चीज़ें लोग सिल्वर में पसंद कर लेते हैं, क्योंकि उस पर एक तरह से कोटिंग करके लिया जाता है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव आ जाए। तो अलग अलग सबका क्लाइंट है और हिंदुस्तान में हर तबके के लोग हैं। बिल्कुल, मार्केट बहुत बड़ा है, हर तरह के लोग हैं, सबके पॉकेट एक तरह के होते नहीं हैं, तो उनके लिए अच्छा है। अफोर्डेबल ज्वेलरी के तौर पर यहाँ पर एक अच्छा मार्केट यहाँ पर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो बिल्कुल आपको क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट जैसी यहाँ पर कोई चीज़ है क्या? नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा ना कि अगर आपको लैब ग्रोन लेना है तो लैब ग्रोन आप 50-40 हज़ार में वो ले लीजिए, बचा हुआ गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए, दोनों एक साथ आ गया आपके पास। बिल्कुल, यानी फ्लॉन्ट भी कीजिए और इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। लेकिन एक चीज़ मदन भाई मैं आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि आप लैब में डील करते हैं और प्रमोट भी करते रहते हैं लैब को, मैं भाव कहाँ से देखूँ लैब ग्रोन का? आप क्या मुझे बेच रहे हैं, किस भाव पे बेच रहे हैं? क्योंकि जो दर्शक देखेंगे वो पूछेंगे कि कहाँ भाव देखूँ, आप क्या बताएंगे उनको? भाव तो एक ऐसा इसका नॉर्मल है। नॉर्मल कुछ तो होगा भाव, मैं कहाँ पे देख के आऊँ कि आप मुझे इतने सेंट का, इतने कैरेट का डायमंड यहाँ पे इतने में बेच रहे हैं, मैं कहाँ से पता करूँ? वो ऐसा है कि जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ट्रांसपेरेंसी ऐसे जैसे कि आप जो रियल डायमंड, नेचुरल डायमंड का जो रेपोर्ट है, रेपो रेट है, उससे करीब करीब 2-3% की इसकी वैल्यू है। 2-3%? जैसे रेपो रेट में डायमंड 98% का डिस्काउंट है, 97% का डिस्काउंट है। ओके, इस तरह का। ओके, चलिए समझ में आ गया। डायमंड पे आप कुछ रेट्स का ऐसा होता है कि अगर गोल्ड का रेट अगर आप पोर्टल पे देखें या ना देखें, इंडिया मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है। हर तीसरी चौथी दुकान आपको ज्वेलर की मिलेगी। आप 4 दुकान पे भाव पूछोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाए कि कौन सी चीज़ की कितनी रेट्स है या कितनी लेबर है। आज लेबर भी की तो कोई परिभाषा नहीं है। स्टोर्स में जाए तुम, कोई भी ऐसा स्टोर नहीं होगा जो गोल्ड और सिल्वर के भाव नहीं लगा के रखता है, हर दिन लगा के रखता है। लेकिन डायमंड में भी इस तरह का है क्या? देखिए, डायमंड में ऐसा नहीं है। डायमंड के अंदर रेपो पोर्ट है, लोग ऐसा लिखते हैं 25% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, पेपर्स में ऐड भी डालते हैं। तो डायमंड के अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि पहले तो डिज़ाइन देखा जाता है, वेट देखा जाता है, डायमंड की क्वालिटी अलग अलग है, 3 C's देखे जाते हैं, कट क्लैरिटी, यस, कट क्लैरिटी। और इसके अंदर ऐसा भी है कि हर एरिया के अंदर अलग डायमंड चलता है। आज अगर आप देखेंगे नॉर्थ के अंदर, उसके अंदर क्वालिटी ऑफ डायमंड्स अलग चलती है वीवीएस की। जो साउथ है उसके अंदर हायर क्वालिटी ऑफ डायमंड्स चलते हैं। तो ये एक अलग सेक्शन है। आज नॉर्थ के लोग प्रेफर करते हैं कि लोअर वैल्यू के अंदर बड़ा सेट, डिज़ाइनर सेट पहन सकें, और साउथ के अंदर अगर छोटा सेट पहनेंगे लेकिन उसकी क्वालिटी मोस्ट प्रीमियम होनी चाहिए। और लैब ग्रोन के अंदर बात करूंगा कि लैब ग्रोन के अंदर इसे जैसे बताया मदन भाई ने, अगर 100% रेपो पोर्ट है और उसके अंदर 5% डिस्काउंट पर रियल डायमंड मिल रहा है तो 95 to 98% के अंदर डिस्काउंट में आपको मिलता है। मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर आपको मिलेगा लैब ग्रोन। रिटेलर उसके बाद अपना जो प्राइस पॉइंट लगाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी बाइंग करेंगे आप लैब ग्रोन से, उसकी गारंटी अपने रिटेलर से ले बायबैक की। सर, गोल्ड सिल्वर के हालांकि हर वेबसाइट पे भाव देते ही हैं, लेकिन अब जब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो जाएगी फिर से अगस्त में, तो लोगों के सवाल भी आते हैं कि सर भाव, कौन सा भाव मैं स्टैंडर्ड मान के जाऊं और रिटेलर को बोलूं कि ये भाव वहां दिख रहा है? आप क्या बोलेंगे? मैं होलसेलर की भाव नहीं बता रहा हूं, जो खरीदार है, ग्राहक है, जो राजेश जी के स्टोर्स में जाके खरीदते होंगे, वो क्या देख कर आए और क्या बोले कि मुझे इस भाव में चाहिए? देखिए, आज तो पहले आप दुकान के अंदर जाएंगे, आप M6 का भाव होएगा, M6 के भाव के ऊपर आप अपना GST की वैल्यू लगाएं और उसके बाद आपको वो जो रेट्स पता लग जाएंगे मार्केट के अंदर। 2 to 3% ऊपर नीचे होता है, मगर कभी भी आप रिटेल शोरूम में जाएंगे आपको दिखेगा कि सेलिंग रेट और उसके नीचे दिखेगा बाइंग रेट। तो यानी कि अगर आपको ऐसा लगे
कि आपने कोई रिटेलर आपको महंगा बेच रहा है माल, तो आपको उसका बाइंग रेट भी दिखेंगे। बाजू वाले स्टोर में अगर उसको सस्ता मिल रहा है तो वही खरीद के उसको दे सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब उसके रेट्स उसको परफेक्ट ही होंगे। बाइंग और सेलिंग रेट आप देख लीजिए, आपको परफेक्ट उसके अंदर आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। हर दुकान के अंदर गोल्ड और सिल्वर के बाइंग और सेलिंग रेट मिलेंगे। इंडिया के अंदर जितनी दुकानें हैं वो आपको मिनिमम 15 से 30 साल तक उनकी लाइनेज है, लेगेसी है। उस लेगेसी के हिसाब से लोगों ने जो पुराना सोना बेचा है, उसके घर के जो दादाजी हुए, दादी जी हुए, उनका सोना भी अगर वापस बेचने आते हैं तो सेलिंग रेट उसी ब्रांड के नाम से आपको दिखेगा। सो इसीलिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। आज तक हमारे पास जीजेसी के पास कोई भी कंप्लेन नहीं आई है कंज्यूमर फ्रंट से कि हमें गोल्ड के रेट सस्ते मिले या सिल्वर के रेट सस्ते मिले हैं, बेस्ट रेट्स मिले। और हमेशा कभी भी कंज्यूमर ने बाय किया है गोल्ड या सिल्वर, आने वाले 5-7 साल के बाद वो उससे ज़्यादा ही मेकिंग काट के अपनी पैसे लेके जाता है। यानी गोल्ड सिल्वर को लेकर के हालांकि चिंता भी नहीं है, उस तरह की ट्रांसपेरेंट मार्केट है। मैंने वैसे ही पूछ लिया ताकि लोग अवेयर रहें। आखिरी सवाल हॉलमार्किंग को लेकर, काफ़ी वक्त हो चुका है हॉलमार्किंग लागू हुए, लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर हॉलमार्किंग का कोई ठिकाना नहीं है। मैं अभी नॉर्थ के छोटे छोटे शहरों में गया था, वहाँ के जो ज्वेलर्स है वो हॉलमार्किंग के लिए मुंबई के हॉलमार्किंग सेंटर्स पे अपने माल भेजते हैं, वहाँ से हॉलमार्क किया हुआ मुंबई के माल। क्या दिक्कत है, क्यों पूरे देश में हॉलमार्किंग नहीं हो पा रही है, कहाँ पे दिक्कत है, बताइए। देखिए, पहले ही हमने गवर्नमेंट को कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को कहा था कि जो ये है ये इन्होंने फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर हॉलमार्किंग लगाया है, यानी मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को हॉलमार्क करवा के अपनी ज्वेलरी सेल बिल के साथ रिटेलर को देनी है। तो सारे मैन्युफैक्चरर 4 या 5 सिटीज़ के अंदर ही हैं, जिसका मतलब मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई, राजकोट, कोयम्बटूर, त्रिचूर, इसके अंदर इंडिया के मेजर मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं। तो सारे के सारे हॉलमार्किंग सेंटर जितने भी इंडिया के अंदर है, ये सिटीज़ के अंदर ही पनपेंगे। मगर एंड कंज्यूमर, अगर आप छोटे गांव के अंदर जाएंगे, उधर तो मेजर कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। अगर हॉलमार्किंग सेंटर वहां जाकर भी खुल जाते हैं तो वहां पर उन लोग को बिजनेस तो मिलने वाला नहीं है, थोड़े टाइम में बंद हो जाएंगे। शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को अवेयर किया, हॉलमार्किंग से लेकर भाव से लेकर क्या क्या ऐसे फंडामेंटल्स है, ये सब कुछ बताया। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बिजनेस इसी तरह से फ्लरिश हो और बुलियन मार्केट, पूरा जेम ज्वेलरी सेक्टर, पूरा मार्केट पूरी तरह से आगे बढ़े। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।